चेक 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 1 2 3 4 5 4 3 2 1 चेक चेक। आ रही आवाज? चेक चेक। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा लोचा हो गया। चेक चेक। आ रही है? ठीक है, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। अब ये सब नहीं बोलूंगा, सीधे सीधे समझो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 10 में। थोड़ी सी पीछे टेक्निकल कारणों से वॉइस का इशू आ गया था, लेकिन कोई फिलहाल कोई बात नहीं। चलते हैं चैप्टर आज के डेट में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शेर की तरह हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले चैप्टर को शिकार किस तरीके से करना है। तो मैं पहले पूछना चाहूंगा मेहर से। बेटा मेहर, आपको बताना है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे सवाल आता था, आपको बताना है। हाँ, If 1 coulomb of charge is flowing through a cross section in 1 second, the current in the circuit is said to be 1 बहुत ampere. बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तम, बहुत उत्तम। इफ 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, नहीं सर्किट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज 1 एम्पियर। जैसा कि आरशवी ने कहा था कि उसने रिवाइज किया है, तो अगला सवाल आरशवी देवी के लिए आपको ये बताना है बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ बेटा, एक बार दोबारा पूछोगी तो भी यही सवाल होगा। क्लोज तो ठीक है बेटा, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, continuous path of an electric current इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, मेरे बोलने के बाद नहीं बोलना है, पहले बोलना है। चलो अगला क्वेश्चन है आरना के लिए। आरना बताना है अपने, व्हाट इज 1 वोल्ट, डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। Sir, the amount of work done. हाँ, शुरुआत बेटा W से होगी, ठीक है। If the amount of बेटा work done is from a positive to a negative point. नहीं बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, आप उसको सिंपल रखो। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying 1 coulomb of charge from one end to another end, फिर आगे आप जोड़ते रहो, in an electric circuit, in a conductor, then the potential difference across the two ends is said to be 1 volt। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, W अपॉन Q पे। तो दो फॉर्मूले हमने किए थे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल थे, तो मैंने बोला था कि मैथ्स और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आमतौर पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे कितने प्रकार के सवाल बनेंगे बच्चों, 3 प्रकार के। पहले सवाल में आई पूछ सकता है, क्यू और टी दे देगा। दूसरे सवाल में क्यू पूछ सकता है, आई और टी दे देगा। तीसरे सवाल में टाइम पूछ सकता है, आई और क्यू दे देगा। तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एक फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा Q इज इक्वल टू आई टी, एक फॉर्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू Q अपॉन आई। समझ पा रहे हो इस बात को? ऐसे ही यहां से अगर 3 फॉर्मूले निकालने हैं, तो एक फॉर्मूला तो यही गिवन है, W इज इक्वल टू वी क्यू हो गया। W इज इक्वल टू क्या हो गया, वी क्यू, और Q क्या हो गया बच्चों, W अपॉन वी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सारे फंडे? और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जैसा कि आर्यन ने बोला, बिल्कुल सही बोल रही थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग क्या, 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना है बेटा, कंफ्यूज नहीं करना। आपको क्या पता पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वो आपको बताया नहीं गया है, स्पेशल बताया गया है बस कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। लेकिन आप अपने आप को क्यों फंसा रहे हो, ऐसे चीजें मत बताओ, है ना। जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है आपको। अक्रॉस द 2 एंड्स भाषा का प्रयोग करना है आपको, समझ में आ रहा है? सिंपल रखना है, सिंपल। क्लियर है सबको? तो आज जैसे कि मैंने कहा था लास्ट क्लास में, मेरा उम्मीद थी और मैंने आपको बोला था कि मैं ओम्स लॉ बताऊंगा, लेकिन लास्ट क्लास में बता नहीं पाया, तो आज की क्लास में बताता हूँ मैं ओम्स लॉ क्या होता है। और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि एक मूवी देख के आनी है आपको। कौन सी थी वो, कोई मिल गया, याद है सबको? Yes, sir.
तो देखी तुमने? तो देखी हुई है। ओम 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 ओम, है ना? इलेक्ट्रिकल के तार जो हैं उसी से जुड़ते हैं, जादू से। जादू कोई मिल गया, तो यहाँ पे ओम्स लॉ के अंतर्गत भी कुछ मिल गया हमें। क्या मिल गया? तो ऐसा पाया गया कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के सारे कंपोनेंट्स याद है आप लोगों को? एमीटर किससे डिनोट होता है, वोल्ट मीटर किससे डिनोट होता है, कैसे बनाते हैं, बल्ब क्या होता है, फिर आपकी तारें कैसे होती हैं, रेजिस्टेंस कैसे होता है, प्लग की ओपन कब होती है, क्लोज्ड कब होती है, क्या याद है सबको? सबने बनाया था लास्ट क्लास में, है ना? Yes, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने बनाया था वो थोड़े से सीरियस हैं, और जो नहीं बना रहे हैं वो सोच रहे हैं कि टाइम पास हो रहा है। तो बेटा टाइम पास से तो आगे कहानी चलेगी नहीं, है ना? सीरियसली नोट पे बनाना है। बैटरी की अगर बात करी जाए तो बैटरी कैसे बनती है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव एक जोड़ के पॉजिटिव, ऐसे बन जाती है। ठीक है, चलो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? तो ऐसा पाया गया बेटा कि करंट किसी भी सर्किट में डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर चीज पे। और जैसे जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई सर्किट है, एग्जांपल के लिए बताता हूं, ऐसे समझो तुम लोग कि मान लो एक सर्किट है हमारा, और ये हमारा बल्ब है, ठीक है? अब यहां पर इन्होंने लगा दिया एमीटर, मान लो क्या लगा दिया? एमीटर। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इस सर्किट में वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा। वोल्टेज चेंज हो सकता है क्या? बताओ, नहीं हो सकता। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है? क्या रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैं यहां पे एक बल्ब और लगा दूं, यहां पे एक बल्ब और लगा दूं, रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। रेओस्टेट आपने देखा होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ एक बनाया गया था, ऐसा एक बनाया गया था, ऊपर से आया था ऐसे एरो करके, याद है सबको? या बीच में एक ऐसे कर दिया था वेरिएबल रेजिस्टेंस का, रेओस्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, 12th में काम आएगा, अभी तो इतना काम नहीं आएगा। तो क्या देखा हमने कि हम क्या चेंज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन कल्पना करो कि हमने वोल्टेज चेंज कर दिया। हमने क्या चेंज किया? वोल्टेज चेंज कर दिया। वोल्टेज चेंज कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो बेटा हम एक सेल और लगा देंगे, ठीक है? एक सेल हमने और लगा दिया इसके साथ ऐसे, फिर एक सेल और लगा दिया, तो हमने क्या किया? वोल्टेज चेंज कर दिया। अच्छा, जब आप वोल्टेज चेंज किया हमने, तो हमने देखा सर्किट में करंट भी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? करंट भी चेंज हो गई। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट भी बढ़ी, जैसे जैसे वोल्टेज कम किया ऐसे ऐसे करंट भी कम हो गई। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुम सबने किया होगा अपने घर में, सबके घर में फैन है। बैंगलोर वाले के घर में तो एसी वेसी होगा, फैन भी होगा। यहाँ भी सबके घर में, कोई तमीर नहीं होगा जिसके घर में सिर्फ एसी होगा, फैन तो सबके घर में ही होंगे, है ना? फैन है? सिर्फ फैन, एसी नहीं है। क्या है? एसी नहीं है, सिर्फ फैन। हाँ, बैंगलोर वाले क्या, तो मैंने बोला एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो मौसम ही अच्छा होता है। तो फैन तो सभी के घर होता है, जहां बहुत गर्मी पड़ती है वो लोग एसी चलो लगा लेते हैं, पर फैन तो हर कोई रखता ही भाई, है कि नहीं? अब उस फैन में एक अलग से आती है डिवाइस जिसको तुम ऐसे गोल गोल घुमाते हो, क्या बोलते हैं उसे? पंखा तेज कर दो, कम कर दो, हालांकि कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है, फिर वो एक ही स्पीड में पंखा चलता रहता है, स्लो होता ही नहीं। दो ही स्पीड होती है उसकी, जीरो या बहुत तेज। क्या करते हैं पंखे को तेज धीमा किससे करते हैं? रेगुलेटर। सुना है कभी वर्ड, कभी शब्द सुना है रेगुलेटर? एक तो वो वाला होता है रेगुलेटर जिससे क्या करते हैं हम लोग, गैस का नॉब ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है? और एक रेगुलेटर कौन सा होता है हमारा? एक रेगुलेटर हमारा होता है पंखे का। जब तुम पंखे का रेगुलेटर चेंज करती हो तो क्या कर देती हो? तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कुछ कम ज्यादा कर देती हो, तो इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा बहने लगती है, या वोल्टेज कुछ बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ तो होता है जिससे पंखे की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तुम उसको और बढ़ाओगे तो और इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और तेज भाग रही है मोटर, तो जितनी तेज मोटर भागेगी उतनी ही ज्यादा हवा लगने लगेगी, ठीक है? सर्दी के मौसम में हम उसको 1 या 2 पे चलाते हैं, क्यों भाई? मक्खी मच्छर अगर आ रहा है सर्दियों में, मक्खी मच्छर आराम से वो भी ठंडा मार के आते रहते हैं, तो उनको भगाने के लिए हम थोड़ा सा धीरे कर देते हैं। गर्मी में हम बहुत तेज कर देते हैं उसको। लेकिन जब हम टीवी देख रहे हैं तो पंखे की आवाज में टीवी की आवाज सुनाई नहीं देती, फिर आदमी एसी खरीद लेता है, चलो एसी से सुन लेंगे हम लोग, या पंखा बंद करना पड़ता है। अब गर्मी में पिक्चर देख रहे हैं, बेंगलोर वालों के लिए तो दिक्कत नहीं, वहां तो मौसम अच्छा ही रहता है। अभी कैसा मौसम है? गर्मी है कि ठीक है? यस, गर्मी है। इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है वहां, मैंने सुना पुणे में भी पड़ रही है खतरनाक रूप में। ये 2 शहर माने जाते हैं देश के, एक पुणे
और एक अपना बैंगलोर, कि यहाँ पे बोला मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन इस साल गर्मी पड़ रही है खतरनाक रूप से दोनों ही Yes, जगह। sir. ठीक है, तो इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट? क्या कोई रिलेशनशिप है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर और करंट के बीच में? तो हाँ भाई हाँ, रिलेशनशिप है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने बताया ही आपको, आपने कई साल पहले भी पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती है उसी रेशियो में, है ना। जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस आज की डेट में एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 रुपीज पर लीटर है, तो अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल खरीदूंगा तो यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं। तो 1 लीटर खरीदूंगा तो 100 रुपये दूंगा, 2 लीटर खरीदूंगा तो 200 रुपये दूंगा, 3 लीटर खरीदूंगा तो 300 रुपये दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई 100/1 करूंगा तो भी 100 है, 200/2 करूंगा तो भी 100 है, 300/3 करूंगा तो भी 100 है। तो रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? प्रोडक्ट। यहां पे क्या है? रेशियो कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को आगे चल के बताया गया, क्या बताया गया? इसको बोला गया रेजिस्टेंस। क्या बोला गया? रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इन ए सर्किट इज कांस्टेंट। यह वाज फाउंड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, कैसे किया? तो एक एक्टिविटी के थ्रू किया। उस एक्टिविटी को देखते हैं किताब में, आपके स्कूल में अगर कराई जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर हम करेंगे। अभी 1-2 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ टेस्ट के चक्कर में। ठीक है, टेस्ट पेपर बनाना पड़ रहा था स्कूल के लिए, तो उसमें थोड़ा सा बिजी था, लेकिन चलो जल्द ही हम एक्टिविटी सारी की सारी करेंगे। सेटअप ए सर्किट है शोन इन फिगर 12.2। 12.2 का सर्किट देख लेते हैं बच्चों। ये रहा, दिख रहा है? अब देखो, इन्होंने 1 सेल रखा है, 2 सेल रखा है, 3 सेल, 4 सेल। ठीक है, ये अलग अलग सेल दिखा रहे हैं तुम्हें। ये बीच में रेजिस्टेंस है, इसके बीच में वोल्टेज नापने के लिए है, ये एम मीटर है नापने के लिए। वोल्ट मीटर कैसे रखता है? पैरेलल में लगता है। ठीक है, ये वो वाला रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कोई भी एक चीज होगी। क्लियर है? ये एम मीटर जो कि करंट नापेगा, ये है की मतलब बटन स्विच। फिर करंट हमेशा कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल कहां पे है करंट का? दिखाई दे रहा है तुमको? ये है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं सॉरी, इसके थ्रू जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, करंट इसके थ्रू जाएगी। ये रेजिस्टेंस जो हम यूज करेंगे, मान लो ये बल्ब है ऐसे। तो इन्होंने क्या किया? पहले तार जो है पहले वाले से जोड़ी, फिर दूसरे वाले से जोड़ी, फिर तीसरे वाले से। हर बार तार चेंज कर रहे थे, तो क्या चेंज कर रहे थे? वोल्टेज चेंज कर रहे थे। और जब ये वोल्टेज चेंज कर रहे थे तो इन्होंने देखा एमीटर की जो रीडिंग थी इसमें करंट भी अलग अलग आ रही थी। और करंट अलग अलग आ रही थी तो किस हिसाब से आ रही थी? तो इस हिसाब से आ रही थी कि जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ रहा था उसी रेशियो में करंट बढ़ रही थी। यानी वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो था वो फिक्स था। और वही फिक्स क्या निकला? ये रेजिस्टेंस, रास्ते की रुकावट। ठीक है, रास्ते की रुकावट। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि रास्ते में मान लो एक स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर है तुम्हारा, ऐसे ऐसे वाला है। ठीक है, कुछ स्पीड ब्रेकर तो ऐसे होते हैं दिखते ही नहीं है, फिर आदमी की गाड़ी उछल जाती है, आदमी उसको लगता है अबे ये स्पीड ब्रेकर भी था क्या। हाँ, किसी किसी के साथ हुआ होगा, वैसा दिखता ही नहीं है, पर कभी कभी उस पर व्हाइट कलर की मार्किंग कर देते हैं फिर दिखता है। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि जितनी स्पीड में आप आ रहे हो उतनी ही ज्यादा जंप लगेगी नहीं लगेगी, है ना। जो धीरे से आएगा वो ऐसे ही उतर जाएगा, स्पीड कम करने के लिए ना। लेकिन अगर तुमने धीरे नहीं करी तो थोड़ी सी गाड़ी उछल के यहाँ गिरेगी, और ज्यादा किया तो और ज्यादा उछलेगी, और ज्यादा उछलेगी। तो जो उछलेगी और जो स्पीड में तुम आ रहे थे उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। क्या होगा? वो होगा तुम्हारा स्पीड ब्रेकर। क्या होगा वो? स्पीड ब्रेकर। क्योंकि स्पीड ब्रेकर तो फिक्स है, स्पीड ब्रेकर को कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज कहाँ हो रहा है? पीछे चेंज हो रहा है। समझ में आया? आगे चल के रेजिस्टेंस भी चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, वो करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आया क्या रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द, क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज टू करंट। वोल्टेज का करंट के साथ जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है।
तो इन्होंने ये किया, तो इस एक्टिविटी में अलग अलग करंट पाई गई और फिर इन्होंने इसके साथ एक ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा बनाया, ये रीडिंग ले ली इन्होंने, रीडिंग लेने के बाद एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बच्चों इस तरीके का आया। लास्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा चुका हूं बहुत तबीयत से। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक स्लोप होता है, याद करो बताया था मैंने, ठीक है, एक होता है स्लोप और एक क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। अब जब वोल्टेज था ही नहीं तो करंट जीरो हो गई, तो वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, ग्राफ कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। और उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, अगर याद करो लास्ट ईयर मैंने तुम लोगों को जब मोशन चैप्टर पढ़ाया था, तो मोशन चैप्टर में क्या आता था, S = VT आता था कि नहीं आता था। तो S वर्सेस T ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था जब आपका V कांस्टेंट होता था, याद आ रहा है। ऐसे ही V = U + AT कहते थे। मान लो U 0 है तो V = AT हो जाता था। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो V वर्सेस T ग्राफ भी कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो हमारा होता है बच्चों V = IR। क्या होता है, IR। R क्या है आपका, कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहे हैं, V वर्सेस I। तो V वर्सेस I ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, कब, जब R आपका कांस्टेंट होगा। और यह होता ही है क्योंकि V/I क्या है, कांस्टेंट है, और V/I ही इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है। स्लोप जब भी आपको निकालना है, आप कैसे निकालते हो, y एक्सिस में जो भी यूनिट दी है उसको x एक्सिस के यूनिट से डिवाइड करोगे। y एक्सिस में क्या दिया हुआ है बच्चों, वोल्टेज, x एक्सिस में क्या दिया हुआ है, I। तो V वर्सेस I ग्राफ को अगर आप देखोगे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कोई टीचर यहां पे I दे देता है और यहां पे V दे देता है, ठीक है, यहां पे I दे देगा, यहां V दे देगा, और पूछ लेगा तुमसे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो तुमने हमेशा बेल टाइप हमेशा y एक्सिस में से x एक्सिस डिवाइड करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करोगे तुम, x / y करोगे। करना लास्टली क्या है तुम्हें, V/I। समझ में आया, क्या करना है बच्चों, V/I। आपको ढूंढना है कि V कहां दिया हुआ है। अगर V यहां दिया हुआ है तो अच्छी बात है। मैंने देखा है किसी स्कूल में कुछ टीचर्स बड़े खतरनाक से होते हैं, वो चाहते हैं बच्चों को कंफ्यूज करना। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, तो यहाँ पे V डाल देंगे, यहाँ पे I डाल देंगे। तो जब भी ग्राफ देखोगे आप देखोगे x एक्सिस में क्या दिया है, y एक्सिस में क्या दिया है, और अगर ग्राफ देख के रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे आप, आपको सिर्फ V/I कर देना है। कोई भी एक पॉइंट उठा लो, अब जैसे यही ग्राफ है, यही पॉइंट उठा लेते हैं बच्चों, तो कितनी है करंट, 0.2, और ये कितना है, तो मान लो 0.6, तो 0.6 डिवाइड बाई 0.2 यानी 6/2। तो हम रेजिस्टेंस बोल देंगे 3 ओम निकल के आएगा, कितना आएगा, 3 ओम। और अगर यहाँ पे V दे देता, यहाँ पे I दे देता, फिर क्या करते, फिर 0.2 डिवाइड बाई 0.6 कर देते, तो 1/3 ओम आ जाता। जस्ट उसी का रेसिप्रोकल करना, हमेशा V/I है। क्लियर है सबको। और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V/I इज कांस्टेंट। क्लियर है। और इसी को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। ठीक है, तो अब इसी से ओम्स लॉ को हम लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखा है बच्चों, in 1827 a German physicist जॉर्ज साइमन ओम 1787 से 1854 तक found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across the terminals. He stated that electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the, तो stated that के बाद यहां से लिखना शुरू कर दो बच्चों। लिखो, the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its ends, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. ठीक है, क्या लिखोगे, the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its ends, provided its temperature remains the same. क्योंकि टेम्परेचर बदल दिया
तो बच्चों मैटर की प्रॉपर्टी बदल जाती है, आपको पता है ना। तो मैटर की प्रॉपर्टी, उसके अंदर के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, तो उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। तो इस वजह से बोला है कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। क्लियर है? मैं तो खेलूंगा ही, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी है। अरे कल टेबल टेनिस मैं भी खेलूंगा, ऐसे थोड़ी है मैं टूर्नामेंट ही कराता रहूंगा क्या मैं भी खेलूंगा। और इसके बारे में बिल्कुल सही बात है, कल बात करना, अभी ध्यान देना। यहाँ पे क्या तुम लोग वहां चैटिंग में अलग ही बातें कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। और कल ये टूर्नामेंट लाइव होगा यूट्यूब पे, ताकि कोई बाद में बेईमानी ना करे, बोले सर बॉल लगी थी, बॉल नहीं लगी थी, तो रिकॉर्डिंग में सब हो जाता है। मेरे पास इतना डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, तो यूट्यूब पे ही करेंगे उसको, और घर वालों को दिखाना कैसे जीते कैसे हारे। लिख लिया बच्चों? और ओम्स लॉ को हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, तो V इक्वल टू क्या आता है, आई आर। ठीक है, आर क्या है, कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। आर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है इसका, एक जिस उस मेटालिक वायर का जिसमें से करंट बह रही है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर प्रकार के मटेरियल के लिए हमेशा सेम होता है, वो हमेशा सेम होता है। टेम्परेचर चेंज, रेजिस्टेंस चेंज, और अगर मटेरियल चेंज तो भी रेजिस्टेंस चेंज। आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी को थोड़ा डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा। उसको इसी चैनल पे कर दें, दूसरे चैनल पे, ये वाला टेबल टेनिस का इसी पे कर दें, वो गेम्स विद सुड वाला है ना, तो व्यूज ही नहीं आएंगे। हो गया नोट? Yes, sir. आगे बढ़े। अच्छा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। रुकावट है, रुकावट के लिए खेद है, मान लो अभी लाइट चली जाए तो वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है लाइफ में, है कि नहीं। नेट चला जाए तो भी एक रेजिस्टेंस है ना। पानी बह रहा है रास्ते में, जो जिन नालियों से पानी बहता है नहर वहर से खेतों में जाने के लिए, वहां देखो लोग मेड़ बनाते हैं, है ना, पानी को, ताकि वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। बीच में चारों दोनों तरफ से मेड़ बनाते हैं, उसके बीच से पानी आता रहता है, और बीच बीच में उसको फावड़े से साफ करते रहते हैं। क्यों साफ करते हैं? ताकि वो पानी बहुत स्पीड में जाए, क्योंकि उस पानी के लिए पे करना पड़ता है उनको। कहीं पे कोई बंदा होता है जो मोटर चला के उस पानी का पाइप के थ्रू वो लगा रहा होता है, तो पर आवर बेसिस वो चार्ज करते हैं, 40 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा, 200 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे बिजली का बिल कैसा है, या डीजल से चल रहा है कि पेट्रोल से चल रहा है, अलग अलग इंजन चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे गाँव में जो पंप होते हैं वगैरह, तो वहां पर चार्ज होता है, तो वो क्या करते हैं, रास्ते में रेजिस्टेंस हटाते हैं। रेजिस्टेंस बहुत काम की चीज है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब ये मत समझना बकवास है, बहुत काम का है, इसी से तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये सब क्या है, जो जिस टीवी में तुम लोग देख रहे हो वो क्या है, रेजिस्टेंस है। लाइट क्या है, रेजिस्टेंस है, सब कुछ रेजिस्टेंस है। पर हमने जैसा रेजिस्टेंस डाला उससे वैसा काम करा लिया। बिजली तो अपनी चली जा रही है, बिजली चली जा रही है, पर बिजली चलती बिजली से काम लेना ही अपने आप में क्या है, आदमी की महानता है। और आदमी की महानता कैसे बनी, साइंस से। लोग बोलते हैं कि ये सब पढ़ के क्या फायदा हुआ है। मैं सर एक जोक सुन रहा था कुछ दिन पहले, बोला कि सर ये a+b+ का होल स्क्वायर जो है सर, आज तक मेरी जिंदगी में कदों काम नहीं आया सर, ये फिर आपने क्यों पढ़ाया मुझे। फिर बोला सर a³ + b³ भी आज तक काम नहीं आया सर।
सर ये क्यों पढ़ाया आपने मुझे? तो बोला अभी कभी काम आएगा? बोला नहीं आएगा। बोला फिर क्यों पढ़ाया आपने मुझे? तो वो इसलिए पढ़ाते हैं बेटा कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप उस लेवल में नहीं जा पा रहे हो, पर कोई तो है जो पढ़ के साइंटिस्ट बन जा रहा है और नई नई चीजें आविष्कार कर दे रहा है ना। और वो चीजों का आविष्कार को फिर कौन यूज कर रहे हैं? बाकी की पब्लिक। तो हमें ये थोड़ी पता चलेगा कि कौन साइंटिस्ट बनेगा, इसलिए हम सबको पढ़ाते हैं। अब उसमें से कोई बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, नहीं बना तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है हर कोई। आगे बढ़े। तो तुम महर इसीलिए तो जर्मन नहीं पढ़ रही हो कि तुम फिर जर्मन फिजिसिस्ट से बहुत इंस्पायर हो गए कि मैं भी जर्मनी में जाके कुछ साइंटिस्ट का काम करूंगी वहां पे। हैं पता है जर्मनी वाले बहुत खतरनाक थे। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने जहाजबाज का आविष्कार कर लिया था, मतलब हिटलर के टाइम पे। हिटलर पहले में था कि दूसरे में था? दूसरे में था ना। वो बेचारा रशिया में फंस गया ठंड में, उसके पास पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं थे, नहीं तो पता नहीं वो क्या ही क्या, वो तो इंद्रलोक एक क्रिएट कर देते, इतने खतरनाक है वहां जर्मनी के वाले। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड वार पे मूवी देखनी है तो तुमने वो वाली देखनी चाहिए, पता नहीं मैं तुमने शायद देखी हो, कौन सी थी? एनिमी एट द गेट। देखी है तुमने? कौन सी? एनिमी एट द गेट, मस्त मूवी है, मतलब इंग्लिश है एनिमी एट द गेट। मैंने तो हिंदी में देखी थी, मतलब डबिंग वाला पार्ट, हम तो डबिंग वाले हैं ना। तो उसमें बड़ा अच्छा दिखाते हैं। एक बंदा होता है, मतलब जर्मनी के लोग रशिया पे मतलब अटैक कर देते हैं, फिर रशिया के लोगों को भर भर के, मतलब जिसको भी बंदूक चलानी आती थी नहीं आती थी, सबको भर भर के गाड़ी में लेके जाते हैं वहां पे लड़ाई करने के लिए। वो डर के पीछे भाग रहे होते तो रशिया वाले उनको मार दे रहे होते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लड़ाई के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा होता। तो उसमें एक बंदा होता है जो निशानची होता है, उसको स्नाइपर बना देते हैं। फिर वो स्नाइपर लेके दूर दूर से, मतलब उसका खौफ बना देते हैं, वो दिखता ही नहीं था किसी को, बस उसकी गोली चल जाती थी तो बंदे मरते रहते थे। बड़ी अच्छी मूवी है वो। तो वो है जर्मनी और इस पे। तो हम लोग कहाँ थे? तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं, अब हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। लिखा है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन बहता है, कि हम बोलते हैं भाई इकोनॉमी अगर किसी देश की देखनी है हमें तो कौन बहता है? बताओ, पैसा बहता है ना। जितना ज़्यादा पैसा देश में खर्चा होगा, जितने ज़्यादा लोग चीज़ें सामान खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे देश की इकोनॉमी पता चलती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन है जो बहता है? तो इलेक्ट्रिक करंट, नाम वहीं से आया, करेंसी मतलब पैसा। ठीक है, तो कोई भी चीज जो बहती है उसमें बोल दिया करंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव, और हमेशा फ्री नहीं है, बोले वेले बैठे हैं कभी भी चल देंगे, ऐसा नहीं है। विद इन ए कंडक्टर दे आर रिस्ट्रेन बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स। तो उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है एटम्स द्वारा, तो इसलिए क्या होते हैं? वो रुके रहते हैं। among which they move, thus motion of the electrons through a conductor is retarded by its resistance। तो उसको रोकता कौन है? रेजिस्टेंस रोकता है। a component of a given size that offers a low resistance, ऐसा कंडक्टर जो लो रेजिस्टेंस देता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। ऐसा इक्विपमेंट जो लो रेजिस्टेंस देता है, जिससे बिजली दनादन भाग रही है, तो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, फिर ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रजिस्टर। थोड़ा सा रेजिस्टेंस देता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। और एक कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। ठीक है, इज ए पुअर कंडक्टर। और एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर में थोड़ा सा अंतर है। इंसुलेटर में करंट इतनी भी नहीं बहती, पुअर कंडक्टर में थोड़ी सी बहती है। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ चीजें हैं जो इंसुलेटर हैं, उसमें से करंट बहेगी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क इतना क्रिएट हो, इतनी हीट प्रोड्यूस हो कि चीजें जल जाए। जहाँ पे 20,000 वोल्ट बह रहा है ना, जहाँ ट्रेन की जो लाइनें चलती हैं, यहाँ कहीं बड़े बड़े खंभे होते हैं, तो वहाँ पे इंसुलेटर भी काम नहीं आता, इंसान सीधे भस्म हो जाता है। जो आसमानी बिजली करती है उसमें इंसुलेटर तुम सारा सूट पहन लो, बिजली गिरेगी तो आदमी तो जल ही जाएगा भैया, वहां तो हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन आमतौर पे जो भी बंदा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वाई
वाई द इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर ग्लव्स वाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या इलेक्ट्रिक पोल, तो आप उसमें लिख सकते हो बिकॉज दे प्रोड्यूस हायर रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर इंसुलेटर। रबर इज ए मटेरियल विच इज ए नॉन मेटल एंड इट प्रोवाइड्स हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड इट सर इज हम सिंपली ऐसा नहीं लिख सकते कि रबर इज लाइक मतलब इट डजंट कंडक्ट हीट, सो मतलब इट डजंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इट डजंट कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो आप, या फिर आप उसको इंसुलेटर भी लिख सकते हो। ठीक है, कि वो एक तो ये भी इंसुलेटर। लिख सकते हैं कि रबर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे ख्याल से इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि खाली इंसुलेटर लिख दो, तो छोटा हो जाएगा ना, रबर इज एन इंसुलेटर, बस। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाइयों बहनों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उसने जब रबड़ की ग्लव्स पहनी अपनी 5 उंगलियों में, तो अब उसको बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर। इतना नहीं लिखना होगा, क्वेश्चन की औकात के हिसाब से जवाब देना है। मेरे ख्याल से जितना कम आप लिखोगे, जितना जल्दी आप पेपर को फिनिश करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो कम शब्दों में, ब्रीफ शब्दों में ज्यादा मीनिंग वाली बातें कहनी। क्लियर है? एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ये सवाल आता है मन में कि सर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो एक हेडिंग डाल दो आप लोग, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिस पे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो आमतौर पे 3-4 चीजें होंगी। गाना कौन गा रहा है? अरे क्या? यस तुम गा सकते हो, तुम तो ऑफिशियल हो। अरे तुम गा सकते हो, तुम तो अच्छा ही गाती हो, तुमने तो मेरे बर्थडे पे भी गाया था। बड़ा लेट आई ना का। हो गया बच्चों, लिख लिया? चलो, तो फैक्टर्स देखते हैं बच्चों। तो मैं कुछ कॉमन सेंस से सवाल पूछूंगा, आपने बताना है। ठीक है, मान लो बच्चों यहां से एक पाइप जा रही है हमारी, कॉमन सेंस का सवाल है, ये आपकी पाइप है। ठीक, ये एक और पाइप है आपकी। ठीक है, चलो, ये आप लोगों के पास 3 पाइप है, दिखाई दे रही है? यस अब ये सर मान लीजिए ए है बेटा और ये बी है, ये भी मान लो ए डैश है, नहीं ए डैश नहीं, सी डी मान लेते हैं। ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, आप मुझे बताओ, आपको आपको अच्छा ओके, एक चीज रहेगी। हाँ ठीक है, ठीक, इतने में बताओ बच्चों, अगर मैं, और इस पूरे को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ, इसको थर्ड बोल देता हूँ। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें,
हाँ, ये पाइप है आपकी और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है और नल सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा प्रेशर से छोड़ा गया, वो प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा वो उसकी किस्मत है। पानी जो है नल का जो प्रेशर है वो सब में सेम है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और वो ज़्यादा ही है, इनके लिमिट से ज़्यादा ही है ना। ट्यूबवेल में जो पानी आता है बहुत स्पीड से आता है। अब मान लो उसके आगे पाइप लग गई, एक पाइप ये लग गई, एक ये लग गई, एक लग गई। आप मुझे बताओ कि इसमें पानी जल्दी पहुंचेगा कि इसमें जल्दी पहुंचेगा? The first वाले में। फर्स्ट में कॉमन सेंस से सब यही कह रहे हैं। तो अगर मैं पूछूंगा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? भाई रेजिस्टेंस वही होता है जो पानी को रोकता है। सर दूसरा वाला। बहुत बढ़िया आरना भैया, जब पानी पहले पहले में पहुंच गया तो रेजिस्टेंस तो दूसरे का ही बड़ा हुआ ना, यानी अगर लेंथ ऑफ द वायर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, तो जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ द वायर होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। भाई एक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये बताओ बच्चों कि ये दूसरा केस और तीसरा केस देखो। दूसरे केस और तीसरे केस में पानी ज्यादा कहाँ मिलेगा बताओ, तीसरे वाले केस में कि दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले दूसरे में ज्यादा पानी मिल जाएगा। तुम बताओ महर। थर्ड वाले में नहीं होगा। हाँ मुझे भी तो थर्ड ही में लग रहा है। आरसी ने दूसरा बोला है, मैं पूछूंगा अभी उससे क्यों उसने दूसरा बोला, किस लॉजिक से बोला, तुक्का मारा कि कुछ बोला। आरना तुम बताओ। थर्ड। थर्ड। उमेश तुम बताओ। थर्ड सर। थर्ड क्यों है बेटा? भाई पाइप ज्यादा है तो ज्यादा ही पानी तो निकलेगा। पाइप मोटी है कि नहीं? यहाँ तो पाइप पतली है, पतली पाइप से कितना पानी निकलेगा? उतना थोड़ी निकलेगा, थोड़ा सा ही निकलेगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो इसका सर आप मेरे को तो जल्दी किसमें निकलेगा? जल्दी नहीं, ज्यादा पूछा था मैंने। जल्दी तो बेटा कैसे निकलेगा, दोनों तो सेम ही है, दोनों की तो लेंथ सेम है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है कि नहीं? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है। अच्छा, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता भाई, यहाँ लेंथ कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो वो तो निकालने पे आएगा। लेकिन जब लेंथ सेम है तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जिसका ज्यादा होगा उसी में पानी ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो जिसकी लेंथ छोटी है उसमें पानी जल्दी पहुंचेगा। यानी रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है अगर आप देखोगे तो। पहला डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द वायर पे, मान रहे हो इस बात को? मानते हो कि नहीं? और अगर मैं बोलूं क्या है तो आप बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अब समझ ही गए हो तुम लोग, कई साल पहले ही समझ चुके होगे, पर अगर धूल मिट्टी जम गई दिमाग पे तो आज साफ हुई होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया, लेंथ ऑफ द वायर जितनी ज्यादा होगी, अगर लेंथ ट्वाइस हो गई तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फिर हमने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताओ बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो हम क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। है जी, ठीक है। और तीसरा, अब मान लो पाइप लोहे की है और पाइप प्लास्टिक की है, ठीक है। तो पानी के केस में तो हो सकता है कि और पाइप एक मिट्टी की भी है। मान लो एक गड़े की पाइप है, भाई मिट्टी की तुम बोलो सर ये मिट्टी कैसे बनेगी? हमारे देश में कलाकार लोग हैं भाई, कुछ भी बन सकता है भाई, मिट्टी की नहीं बन सकती। मिट्टी की बोतल होती है उसकी पाइप भी हो जाती है, पर मिट्टी क्या करती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना। तो क्या करती है, पानी को सोखती है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मिट्टी की पाइप है और लोहे की पाइप है और प्लास्टिक की पाइप है, क्या तीनों में पानी सेम स्पीड से जाएगा? नो सर। यानी और किस पे डिपेंड कर रहा है? तो हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। बहुत बढ़िया, आज आरना पढ़ के आई है, हैं? मतलब ऐसा लग रहा है या तुक्का ही चल रहा है तुम्हारा? पढ़ के आई हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। पढ़ के आओगे क्लास में बहुत मजा आएगा, टीचर को भी आएगा तुम्हें भी आएगा। और तुम लोगों ने स्कूल जाना है वहां भी पढ़ के जाना है, और महर तो सब कुछ पढ़ के जाएगी, छुट्टियां चलनी है उसकी,
जब स्कूल खुलेगा तो ये तो सारा फटाफट तुम बोलते जाओगे, लोग बोलेंगे यार मेहर तो टॉपर है? चलो, नहीं बाकी बच्चे भी तो ट्यूशन पढ़ रहे होंगे है ना, वो भी तो तुम्हारे साथ रेस में आएंगे। चलो, लेंथ ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। क्वालिटी ऑफ द मटेरियल क्या है? डिपेंड करता है कि भैया इंसुलेटर है कि नॉन मेटल है कि मेटल है कि क्या है, और आता है बीच में क्या नाम होता है उसका, जहां पे दो सॉलिड को मिक्स कर देते हैं फिक्स रेशियो में, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एलॉय। एलॉय, वाह किसने बोला एलॉय? आरना, बहुत बढ़िया यार, आरना सच में गजब पढ़ के आई हो तुम, शाबाश, जादू आ गया। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारा जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर जो होता है हमारा रेजिस्टेंस, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। यहां से देखो ध्यान से, तो आर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो आपके पास क्या है, V अपॉन आई, और एक फॉर्मूला है बच्चों रो, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं? रो, रोना नहीं है, रो L अपॉन ए। और रो क्या होता है? रो होता है बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी मतलब पर मीटर में कितना रेजिस्टेंस देगा, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते उसको, पर उसकी यूनिट होती है पर मीटर। उसकी यूनिट क्या होती है? पर मीटर रेजिस्टिविटी। उसी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, उसको मो बोलते हैं, वो इस साल नहीं है सिलेबस में शायद। ठीक है, क्या बोलते हैं? रो, ये लिख लो बच्चों आप लोग, मैं लिख देता हूं इसको। देखो क्या लिखा है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कोई आपसे एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख दे और आपसे पूछ ले व्हाट इज दिस, तो आपको लिखना है इज रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और एसआई यूनिट क्या है उसकी? ओम मीटर। सर इसका नाम ही रो है, क्या है? इसका मतलब इसको बोलते ही, इसको RHO ही मतलब बोलते हैं, रो है इसको। तो मैं भी तो रो ही बोल रहा था, रो ही बोलते हैं इसको। रो का क्या मतलब हुआ? मतलब नहीं है बेटा, नाम है, हर नाम के पीछे। अब ओम का क्या मतलब हुआ, अब एम्पियर का क्या मतलब हुआ, वो तो किसी के ऊपर रखा गया है ना। ओम तो कोई था, एम्पियर किसी के ऊपर रखा गया, वोल्टा के ऊपर वोल्ट रखा गया, तो इसको ऐसे ही रो बोल दिया गया। ये सिंबल है बेटा रो का, जैसे इसका ये क्या होता है बताओ, क्वाड्रेटिक में पढ़ रही हो, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अच्छा, अभी अल्फा बोलते हैं बेटा इसको, अल्फा, अल्फा ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बीटा, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? गामा, गामा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा, तो इसको बोलते हैं ठीक है। रो, क्या बोलते हैं इसको? रो। ये तो वो सिंबल जो है। आपने बनाया ओम मीटर, ओम को ओमेगा भी तो कहते हैं। ओम को क्या बोलते हैं? ओमेगा, ओहो, नहीं उसका साइन है ना। ये नहीं पता ओमेगा। मुझे, ये इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है देवी जी मेरे को। ओमेगा, किसको ओमेगा बोलते हैं? ये तो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में आएगा, मुझे नहीं पता भाई, इतना भी नहीं पता मुझे, है ना। ये देखना पड़ेगा, मैं ढूंढूंगा इसके बारे में डिटेल में। जब तुम 11वीं 12वीं में पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ साथ मैंने भी पहुंचना है, तो मैंने पढ़ाई थोड़ी बहुत शुरू कर तो दी है, लेकिन देखता हूँ मैं कि कौन सा सब्जेक्ट लूंगा, मैं मैथ्स लूंगा कि फिजिक्स लूंगा। एक ही ले पाऊंगा मुझे लग रहा है, दो तो ले भी नहीं पा रहा हूँ, एक ही में इतनी महाभारत हो रही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? ओम मीटर। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। और ये ऐसा यूनिट है, ओम मीटर आ सकती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया फिर, है ना। ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। कैसे निकालेंगे ऐसा यूनिट? तो बहुत सिंपल है, जिसकी निकालनी है उसको एक तरफ रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो आर ए अपॉन एल बनेगा। तो आर की क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मीटर ने स्क्वायर को काट दिया, तो क्या बनी यूनिट? ओम मीटर। क्या बनी? ओम मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। फिर एक कंडक्टिविटी भी होता है, उसको मो बोलते हैं, मो, MHO, मो। ठीक है,
वो नहीं है इस साल, मैंने कहीं देखा तो था। समझ में आया? अच्छा, अब इसमें इन्होंने दे रखा है, अलग अलग टेबल दे रखी है, टेबल याद करने की जरूरत नहीं होती, टेबल एग्जाम में दी जाएगी आपको अगर इस पर सवाल पूछा गया तो। हालांकि इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो पेट भर देंगे आदमी का, तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा शायद, पर अगर आ गया तो तैयार तो रहना पड़ेगा हमें। एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे भी। तो कंडक्टर्स देखो, ये देखो सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन होता है बताओ? सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में डाल सकते हैं हम लोग। कौन है सबसे बेहतरीन कंडक्टर? तो नाम है उसका सिल्वर। क्या नाम है उसका? सिल्वर। और रेजिस्टेंस कितना है? 1.60 इंटू 10⁻⁻8। उससे 0.02 ही थोड़ा सा ज्यादा है कौन? कॉपर। ठीक है, तो इसलिए आमतौर पे आप देखोगे सब जगह कॉपर की तारें बिछती हैं। कॉपर की तारें सस्ती भी होती हैं। एसी वेसी में भी जो तारें जाती हैं नीचे से ऊपर तक, किसकी जाती हैं? कॉपर की। यहाँ आरसीबी के घर तो लगा होगा, पता नहीं होगा तुमको। तो एसी में एक तार होती है बेटा जो ऊपर जाती है छत पे, जो तुम्हारे घर में जो ऊपर से हवा फेंकती है ना, हवा कैसे आएगी बताओ? ऐसा क्या तरीका होता है जो हवा अंदर की तरफ जाती है और अंदर की हवा बाहर चली जाती है? तो कोई ना कोई पाइप तो जगती है, उस पाइप से पानी भी गिरता है। एक पाइप होती है जो पानी भी गिराती है ना, ठंडा हो जाती है उसमें से। तो एक पाइप होती है कॉपर की वार, तो वो कॉपर की तार होती है जो ऐसे ऊपर जाती है, उसको कवर कर देते हैं वो लोग, कवरिंग लगाते हैं उसके ऊपर। फिर अल्युमिनियम हो गया। अल्युमिनियम के तो बर्तन पता ही है सबको, कॉपर के भी बर्तन पता ही है। ये कॉपर ही था क्या? कॉपर ऑक्साइड बना दिया था आग लगा के इसको, है ना? काला हो जाता है देखो, कहीं कहीं काला हो गया है। इसके ऊपर से देखो ग्रीन कलर का रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पता नहीं कौन कौन से रिएक्शन हो गया पहले चैप्टर के। फिर क्या है? टंगस्टन। तो यहाँ से देखो, अगर मेटल को तुम देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेटल है इनका कितना है? 10⁻⁸। -8 समझ रहे हो कितना कम है? बहुत कम है। फिर उसके नीचे मैंगनीज, ये एलॉयज आ गए। मैंगनीज के बाद एलॉय आ गए। एलॉय का कितना है? 10⁻⁻6। ये सेकंड कैटेगरी आ गई। सर ये एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा मतलब उस फर्स्ट 5 में क्यों है? एल्यूमिनियम को तो हम उसमें एक क्वेश्चन था ना 8th क्लास में कि आप फूड को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम क्यों यूज़ करते हो? फूड को ये क्वेश्चन था? जैसे एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उसको हम फूड रैप करने में उसकी मदद करते, तो एल्यूमिनियम की अगर वो ज़्यादा रिएक्ट करता है तो उसको क्यों हम वो करते हैं? इसमें रिएक्शन कहाँ लिखा है? अच्छा, मतलब तुम ये कह रही हो जो काला हो जाता है ये? नहीं मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा। तुम ये पूछ रही हो कि एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल क्यों होता है फूड रैप करने के लिए, ऐसा सवाल तुमसे पूछा गया था। हाँ, तो तुम उसका जवाब तुमने क्या दिया? क्योंकि एल्यूमिनियम का मतलब रिएक्टिव नहीं है। एल्युमिनियम रिएक्टिव नहीं है? तो यहाँ रिएक्शन कहाँ चल रही है बेटा? हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें से। ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है ये इलेक्ट्रॉन के बहने की वो रेजिस्टिविटी सीरीज है। कौन सी सीरीज है? रिएक्टिविटी नहीं है, रेजिस्टिविटी है। कौन सी सीरीज है? रेजिस्टिविटी। और रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी बहुत कम है, मतलब इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एल्युमिनियम की तारें होती तो हैं सब जगह, नहीं देखी आपने? सरकार ऊपर जो तारे बिछाती मेरे ख्याल से वो एल्युमिनियम की होती। सबसे सस्ता कोई मेटल है इस दुनिया में तो कौन सा है? दुनिया का तो नहीं पता, भारत में तो बहुत सस्ता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट ओर से निकलता है और बहुत ज्यादा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम, तो इसलिए एल्युमिनियम की तारें बहुत सस्ती भी होती है। कॉपर थोड़ा महंगा होता है। सिल्वर की तारें लगा ही नहीं सकते, बताओ क्यों? क्यों? अगर सिल्वर की तार बिछा दी जाएगी तो क्या होगा बताओ आरना? चोरी हो जाएगी। अरे वाह अर्शवी, शाबाश पता चला तारों का लोग गहना बना के घूम रहे हैं। घर में बिजली है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंधेरे में चमकना जरूरी है ना? क्या लगा देंगे? सिल्वर लगा देंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो इसीलिए सिल्वर नहीं लगाया जाता, सरकार सिल्वर नहीं लगाती। क्लियर है सभी को? फिर आती है इंसुलेटर की कैटेगरी। इंसुलेटर में कौन कौन है? ग्लास, पेपर। देखो सबसे ज्यादा किसका है? पेपर का।
गजब ही है। और साइंस अगर तुम पढ़ लोगे तो ये चीज तुम फोड़ दोगे। कहीं भी बिजली बह रही है, फटाफट से हाथ में पेपर लिया और धक्का मार दिया, बचा लिया किसी को। डायमंड तो मिलेगा नहीं तुमको हीरा सदा के लिए है। एबोनाइट की रॉड कहाँ ढूंढोगे? एबोनाइट की रॉड घर में कहाँ रखता है आदमी? हार्ड रबर, हाँ, पर रबर भी ढूंढने के लिए दिक्कत होगी। सबसे जल्दी अगर कांच, पता कांच ही भोंक दिया तो किसी को बचाने के लिए तो ग्लास भी ठीक नहीं है। सबसे काम का तो पेपर है भैया। मैंने घर में तो मेरे बहुत पेपर है। बस पेपर लिया, सबसे बड़ा इंसुलेटर है 10 to the power 12। देखो रेजिस्टिविटी ओम मीटर कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? फिर लकड़ी वकड़ी दिया नहीं इन्होंने, पर लकड़ी वकड़ी भी खूब इंसुलेटर होती है, लकड़ी प्लास्टिक वो सब। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये याद नहीं करना है, कोई जोश में आके याद मत कर लेना सर मैंने पूरी की पूरी याद कर ली अरे नहीं याद करना, बस ये याद करना है कि टॉप पे कौन है टॉप पे? सिल्वर। बस शुरू के 3 याद कर लो, सिल्वर, कॉपर और मैग्नीशियम। बस सर एल्यूमिनियम था। हाँ सॉरी मैं, अरे इसने कंफ्यूज कर दिया यार मैंने। मैग्नीशियम तो उसमें था ना हमारे, जो हमने जलाया था क्लास में, मैग्नीशियम रिबन जलाया था ना हमने जो धुआं हो गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलो एक एग्जाम्पल बच्चों, न्यूमेरिकल करके ही खत्म करेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ? ड्रॉ मतलब ऐसे फोटो बना देगा, ऐसा नहीं है। ड्रॉ मतलब कितनी करंट खींच लेगा, कितनी करंट खींच लेगा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। यानी वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों? मैंने फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का एक रामबाण बताया है कि जो भी गिवन है लिखते जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो यूनिट समझ के देख लो कि क्या होगा। तो ओम किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की है। और पूछा क्या गया है? आई। तो फॉर्मूला पता ही है, फटाफट से बता दो क्या आएगा आंसर। आई क्या होगा? V बाई आर। तो नहीं बोल पा रही तो 11/60 बोल दोगी तो भी मैं मान लूंगा। 11/60 एम्पियर। ये आया किसी का? यस सर। ठीक है, यस सर। फिर आते हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस। ये पहले का है, दूसरे वाले का निकालो फटाफट से। दूसरे में फिर से लिखना है, आदत डालो हर बार। 11/5। 11/5। 11/5 तो बता सकते हो डेसिबल में है। 2.5 2.4 2.4। चलो देखते हैं। तो आई क्या हो जाएगा बच्चों? V बाई आर। V कितना है? 220/100। 2.2 सॉरी। अरे तो 2.2 ऐसे ही हो जाता है यार, क्या कर रहे थे तुम लोग? नीचे 100 से ऐसे डेसिमल कट जा रहा था तो 2.2 एम्पियर है। समझ में आ रहा है? खाली ए लिखना है, मैंने ज्यादा ही लिख दिया, खाली ए लिख दोगे काम बन जाता है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो आंसर देख लें एक बार। भैया सही है, इसने 0.18 बोल दिया, मैंने बोला इसकी जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों। चलो बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। मतलब क्या मिल गया हमें? When it draws a current of 4 एम्पियर। यानी और क्या मिल गया? What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? V बेटा 120 हो गया, तो I क्या होगा बताओ? ये तो हम अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो हम खटास के बता देंगे। कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? तो V1 बाई I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 बाई
I2, हमें क्या चाहिए I2, I2 क्या होगा V2 I1 बाई V1, तो V2 कितना है 120, I1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 60। ध्रुव ने बता दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों समझ में आया, सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये रिलेशन मत भी डालते तो पहले V अपॉन आई निकाल लेते, तो V अपॉन आई निकालते तो कितना होता, रेजिस्टेंस निकाल लेते पहले वाले से, तो तुम बोलते भैया V अपॉन आई इज इक्वल टू 15 ओम, यही आता। और फिर दूसरे वाले केस में I2 निकालने के लिए क्या करते, V2 को R2 से R से डिवाइड कर देते, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हुआ, तो I आ जाता 120 डिवाइड बाई 15, तो वहां से भी आ जाता 8। ठीक है, एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन करूंगा आज मैं, ठीक है, तो ये जरूर समझना है हमें। और ये मेरी वाली किताब में तो गलती दिया हुआ है, पर उसके पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, फंसाने वाला है और 1 नंबर में आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग, ऐसे तो नहीं किसी को जानना है कहीं, कोई जल्दी में तो नहीं है। आरना, उमेश, आर्चवी, मेहर, No, sir. तो बेटा 10-15 मिनट थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। ठीक है, ध्यान से देखो। ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वायर थी ये क्या हो गई, डबल हो गई। तो डबल हो गई तो पहला तो ये काम हुआ, पहला काम तो ये हुआ बेटा कि ये बीच से कट गई, यानी मैं इसको हाफ कर देता हूं। ठीक है, और ये ऐसे हो गई, समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया, ये फोल्ड हो गए इसी के ऊपर आ गई, तो मैं इसको दिखा ऐसे रहा हूं तुम्हें 2 डायमेंशन में, समझ में आया कि नहीं? ये यहां से फोल्ड हुई और उसी के ऊपर डबल कर दी। डबल करना समझते हो ना? हाँ, एक दिन में पैसे डबल करना वो वाला डबल नहीं है। तो बताओ, काले बैकग्राउंड में काला दिखा रहा हूं मैं ये वाली तार ले लेते हैं, ये आपकी तार है, इसको मैं डबल कर रहा हूं, तो जब मैं डबल करूंगा इसको तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी भाई, मान रहे हो सब लोग? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये मत सोचना कि करंट ऐसे जाएगी, ये इन तारों के कपड़े उतार दिए जाएंगे, सिर्फ तार ही तार रहेगी, इन तारों को जोड़ दिया जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा और लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? पहले रेजिस्टेंस तुम्हारा मान लो R है, पहले रेजिस्टेंस क्या है, R है। दूसरे वाले रेजिस्टेंस में देखो तो R होता क्या था, ये होता था रो L अपॉन ए, याद आ रहा है आपको? क्या फॉर्मूला था, रो L अपॉन ए। अब की वाले केस में रो तो रो ही रहेगा, L आपका क्या हो गया, L बाई 2, और A क्या हो गया बच्चों, 2A। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 1/4 को अलग निकाल लूंगा, और रो L अपॉन ए तो वैसे का वैसे ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, पहले वाले रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं? तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम का, तो अब कितने का हो जाएगा, 1 ओम का। क्लियर है? अगर मैं इसी को ट्रिपल कर दूं तो क्या आंसर आता, 1/8, 1/9 बेटा, 1/9 ट्रिपल्ड ऑन इट, मतलब ट्रिपल समझते हो कि 3 भागों में बांट दिया, तो लेंथ ऑफ द वायर 1/3 हो गई और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे 1/3 L/3 और यहाँ 3 है, तो 3 3 जा 9। अब दिखा रहा हूं और दिमाग लगा के बताना, ये डबल करी है, ये 4 गुना कर दी। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना कर दी
एरिया 16, 1 by 16. क्या बात है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? ओके बहुत बढ़िया। अच्छा खाली लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिर्फ Half लेंथ, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। half हो जाएगा. सिर्फ लेंथ ऑफ द वायर डबल किया आप बेटा। अच्छा डबल्ड ऑन इट नहीं किया, मतलब लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस तो 2 टाइम्स कुछ हो नहीं जाएगी। होगा। 2 टाइम्स हो जाएगी रेजिस्टेंस। कितनी हो जाएगी? 2 गुना। कैसे? बेटा बताया तो था मैंने कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दी मैंने, मान लो पहले ये थी और अब मैंने ये कर दी, तो अब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा ना। अगर पहले 4 ओम था तो अब 4 + 4 कितना हो गया? 8 ओम। डबल उसी के ऊपर नहीं किया, मतलब लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दी। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। लेंथ ऑफ द वायर ट्रिपल कर दी, एक वायर ट्रिपल्ड ऑन इट। ये वाला शब्द देखो काफी कंफ्यूजिंग सा है, बच्चे इसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब समझते हो? उसी के ऊपर अगर ये शब्द ना लिखो तो क्या आंसर होता? अगर ये ऑन इट नहीं होता फिर क्या आंसर होता? 8 ओम। फिर क्या आंसर होता? 8 ओम। ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड, मतलब डबल कर दी तो 4 ओम का कितना हो जाता? 8 ओम। लेकिन बोला डबल्ड ऑन इट, मतलब वायर हाफ कर दी है, कंफ्यूज करने के लिए। तो बहुत ही तिकड़मी क्वेश्चन है, बच के रहना इससे। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 ओम। सर अगर 3 ओम होता तो 9 होता या फिर 3 ओम, यस सर 3 ओम होता तो बेटा आंसर होता 3/4। अच्छा 3/4 ओम हो जाता। आप 1/4 से डिवाइड करोगे उसको, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 से डिवाइड करोगे उसको। ठीक है, बुक में अलग तरीके से निकाला है पर तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे। सर आप फिर वो क्या कह रहे थे कि 4 टाइम्स हो जाएगा तो 1/16 होगा। तो 4 टाइम्स होता है, मतलब 4 टाइम्स ऑन इट बेटा। ये 4 गुना कर दिया, देखो पहले डबल किया फिर 4 गुना कर दिया, तो 4 गुना कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? 4 गुना। और वायर कितनी हो गई? 1/4 टाइम्स। तो लेंथ भी कम हो गई जिससे रेजिस्टेंस और कम हो रहा है, और एरिया भी बढ़ गई जिससे रेजिस्टेंस और कम हो रहा है। तो दोनों ही मिला के रेजिस्टेंस को बहुत कम कर देंगे। एक की वजह से 1/4 हो गया और दूसरे की वजह से भी 4a टाइम्स कम हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 16 टाइम्स कम हो गया, तो 1/16 हो जाता। तो इसमें 4 ओम वाले केस में आंसर आता 1/4 ओम। 1/4 ओम को अगर 1/16 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 ओम कम हो जाता। अब कुछ सवाल करेंगे। सर 2 एग्जांपल्स रह गए ऊपर. हाँ उसको मैं कराऊंगा बेटा, लास्ट में कराऊंगा, है ना, उसके बाद दिमाग तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो उसको मैं भी कराऊंगा। पहले क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा काम करे। देखो, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? बताओ, पहला क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल. हाँ बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ ए सेम मटेरियल? बताओ। बोलो बेटा, करंट थिन वायर से बहेगी कि थिक वायर से? सेम मटेरियल का तार है, थिन से हद होगी। अभी भी तो समझाया था बेटा, मोटी तार होगी तो करंट आराम से बहेगी, तो मोर इजिली किस में बहेगी? थिक वायर में। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है ना। बट थिन वायर में मतलब थिन वायर से बहेगी नहीं बेटा, थिन वायर से तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम देखो ना, तुम्हारे बल्ब की जो तार होती है कितनी पतली होती है, कितनी छोटी होती है वो। क्यों होती है? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत चाहिए, तभी तो लाइट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट हो जाएगी। तो कैसी वायर होगी? थिक वायर से मोर इजिली। मोर डिफिकल्ट नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है मोर इजिली, तो आंसर होगा थ्रू थिक वायर। कारण पूछा है व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन। सिंपल। अगला, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of the former value. What change will occur in the current through it?
बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया क्या? लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब क्या कांस्टेंट है बच्चों? आर कांस्टेंट हो गया, ठीक। while the potential difference across the two end of the component decreases to half, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस था पहले v था, अब वो क्या हो गया है? v/2 हो गया। पूछ रहा है व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू द इट। तो करंट क्या हो जाएगी? करंट भी हाफ हो जाएगी भैया, v/i कांस्टेंट ही तो होता है, बिकॉज v/i इज कांस्टेंट, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो क्या बोलेंगे? What change will occur in the current through it? तो बोलेंगे current will be also halved. Clear? Yes, sir. Why are coils of the electric toaster and electric irons made up of an alloy rather than pure metal? Because दो कारण है। पहला कारण है alloy की वजह से, alloy होने की वजह से उनकी क्या बढ़ जाती है? टोस्टर। देखो टोस्टर क्या करेंगे? गर्म करने वाले हैं ना, बिजली के तार निक्रोम के बनते हैं। तो पहले तो उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, पहला कारण। रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? दूसरा कारण कि एलॉय की वजह से उनका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। पता चला तुम प्रेस करने बैठे और मेटल पिघल गया, बोला हमसे इतनी गर्मी नहीं झेली जाती, तो तुम क्या प्रेस करोगे उसको? है टोस्टर में तुमने ब्रेड डाली तो अंदर मेटल बैठा था, बोला इतनी गर्मी हम नहीं झेल पाएंगे, हम पिघल गए। तो अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा तो मेटल तो पिघल ही जाएगा। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को हाई बनाने के लिए क्या करते हैं? एलॉय क्या बना देते हैं? मेटल दो से ज्यादा मेटल को फिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उससे और देखने में भी सुंदर होता है वो। तो क्या बन जाता है? एलॉय। ठीक है, स्टील हो गया जैसे, उससे चक्कू बनती है हमारी, ये देखो, और कोरोजन भी नहीं होता है इस पे। हो रहा है कोरोजन? कितने साल पुराना? सर ये तो वो वाला नाइफ नहीं है जो आपके टेबल के ऊपर लगा होता था नीचे में उसके? ना वो दूसरी है वो तो फिक्स है, ये एक और है। कौन सी कंपनी की? जर्बर। पता नहीं कितने की थी, 18,000 के आसपास की थी। चलो, तो ये हो गया। यूज द डेटा इन द टेबल 1.2 विच अमॉन्ग द आयरन एंड द मर्करी इज बेटर कंडक्टर। तो बट ऑब्वियसली मर्करी नीचे था तो आयरन हो गया। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? बताओ। सिल्वर। सिल्वर। अब आते हैं एक सवाल पे जो मैंने बोला था काफी कठिन है, जिसको पढ़ने के बाद हो सकता है तुम्हारा सिस्टम थोड़ा सा क्रैश हो जाए, तो अब उसको करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें काम में आनी पड़ेंगी, दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का। सवाल को देखना, बुक ने तो गलती किया है, मेरी वाली बुक पुरानी वाली, नई वाली में हो सकता है सही करके दिया हो, पुरानी वाली बुक में तो क्वेश्चन का सलूशन भी गलत ही दिया है। चलो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 26 ओम। और लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। और टेम्परेचर भी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, तो डायमीटर कितना दिया है बच्चों? 0.3 मिलीमीटर। इसको मैं लिखूंगा 3/10 इंटू 10⁻³ मीटर। बोलो, इतनी कहानी समझ में आई तुमको? भैया ऊपर मीटर में दिया है तो उसको भी मीटर में ही करना है, और ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो 3/10 तो लिखा 0.3 को, और 10⁻³ इसलिए लिखा क्योंकि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1/1000। तो कैसे लिखते हैं? 10⁻³। ये फैक्टर होता है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। फिर अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3/20 इंटू 10⁻, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है बेटा ρL/A। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर रेजिस्टेंस इंटू A/L। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो यहां से देखो,
तो मैं बोलूंगा कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस मतलब 26, और अगर मुझे एरिया निकालना है तो तार हमेशा कैसी मानी जाएगी, सिलेंड्रिकल। कैसे मानी जाएगी, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। भाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर ही तो होगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कितना हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ कितना दिया हुआ है 1, तो 1 तो कोई फर्क नहीं डालेगा। तो हमारे सामने आया 26 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻8, ये -4 क्या बन गया -8। समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो 15 जा कितना होता है 225। सर बाय 7 भी है। क्या बोल रहे हो, वो 7। हाँ अरे ये तो भूल ही गया था मैं। तो 15 जा कितना होता है 225। 225 को जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 2 जा 4, फिर से 450, तो जोड़ेंगे तो 4950, ठीक है। फिर 4950 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग 26 से, तो 6 0 जा 0, अरे 0 को बाद में लगा देंगे। 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 + 3 57, 6 4 जा 24 + 5 29, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 + 1 19, 2 4 जा 8 + 1 9, तो 0 7 9 9 18, 9 2 11 1 12, ठीक है, और एक 0 और लग जाएगा लास्ट में, ठीक। तो ऊपर आया मेरे पास बच्चों 128700 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 7। अब 1.5 में 2 डेसिमल थे, तो 2 डेसिमल से तो 2 0 खत्म हो गए। अब मेरे पास बचा 1287, इसको मैंने डिवाइड किया 7 से, तो 7 1 जा 7, 56, 7 8 जा 56, 27, तो 7 4 जा 28 हो गया करीब करीब। तो हम इसको लिखेंगे 1.84, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1.84 इंटू 10⁻² हो जाता है, तो वो 2 -8 के साथ मिलके क्या बन जाएगा -6 ओम मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको मैं टेबल में देखूं अगर, ध्यान से देखना बच्चों, तो 1.84 दिख रहा है तुमको कहीं, यस सर मैम। तो कौन सा मेटल हुआ वो, मैंगनीज। समझ में आया। इसलिए मैंने कहा था कि फ्यूज के तार उड़ जाते हैं यहाँ कैलकुलेशन करने में, बड़ा ही बम्पर सवाल है। और बुक ने तो पता नहीं कैसे ही अजीबोगरीब तरीके से कर दिया है, उसका सलूशन दिया है उसमें, पर एक कैसे हुआ है किसी को समझ नहीं आया। पता नहीं क्या लिखा है πd²/4l जो भी है। तो ये ज़्यादा सिंपल तरीका मुझे नजर आया जो मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया है कि तुम बोलो कि सर आपको तो टेबल आती है, अरे तुम्हारे सामने ही मल्टीप्लाई किया है। और तुम ये मत बोलना 15 का स्क्वायर आपको याद है, अरे तुमको भी याद होना चाहिए है, ये तो याद होगा सबको। तो कितना ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो जाता है, ठीक है। आया समझ में। तो इसी के साथ मेरे प्यारे YouTube के साथियों जो भी मेरी क्लास में अब तक टिके हुए थे, 5 से शुरुआत हुई थी और अब आते आते 2 या अभी देखे कितने लोग हैं, एक ही बच्चा है, 3 लोग हैं, 3 लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा क्लास होने के बाद भी आपने जरूर कमेंट करना। लाइव क्लास के कमेंट उसमें रिकॉर्ड नहीं होते, तो जब क्लास एंड हो जाएगी तो आपने कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स ध्रुव एंड आदित्य फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। चलो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल आप लोग आना 8:30 बजे यहाँ पे, 8:30 नहीं 8:45 9 बजे के आसपास आना। फिर यहाँ पे हम टेबल टेनिस का एक चैंपियनशिप रखेंगे, उसको भी लाइव करेंगे। बाय बच्चों, जय हिंद जय भारत, गुड बाय। किसी बच्चे को कोई डाउट बच्चों बताओ।